पर दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होने वाला है ना कि CSIT स्टूडेंट्स के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काइंड ऑफ कॉमन सब्जेक्ट जो काफी सारी ब्रांचेस में कवर किया जाता है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, नंबर सिस्टम, बट इस सब का जो देखिए बेसिक मैथमेटिक्स है वो है बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशंस। तो बुलियन अलजेब्रा में तो फिर भी काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक लॉजिक गेट का क्या मतलब होता है, किस तरीके से सर्किट बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है बुलियन फंक्शंस की तो दो आइडिया हैं। पहला टॉपिक जो है वो है कि बुलियन फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, उनकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है। फिर एक्सप्रेशन को या फंक्शन को लिखने के, एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो शायद हम यूज तो करते हैं बट उसका इतनी क्लैरिटी से अंडरस्टैंडिंग हमको नहीं होती है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल, बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन आइडिया थोड़ा सा ट्रिकी होता है और कभी कभी उस तरह के क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो आज इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, बल्कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो खुद ही लास्ट तक देखने वाले हैं। और मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो इस लेक्चर से पहले अगर आपको इस पूरे टॉपिक की कोई भी नॉलेज नहीं है तो दैट इज टोटली ओके। तो मैं मान के चलूंगा कि बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करूंगा। विल ट्राई टू टेक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, नेट क्वेश्चंस, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, और देखते हैं कि किस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग को हम इंप्रूव करते हैं और उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन और लेट मी गो पॉइंट बाय पॉइंट और एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करता चलूंगा। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं जितनी जल्दी पॉसिबल होगा रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या है, बुलियन एक्सप्रेशंस आर द मेथड ऑफ method using which we save information about a boolean function, that is when we get value 1 or when we get value 0। देखिए अगर बहुत फंडामेंटल तरीके से बात स्पेसिफाई करें, मान लीजिए एक बुलियन फंक्शन है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b, और एक बुलियन फंक्शन में लिख लेता हूं f, जो कि ऑफकोर्स a और b दोनों पर ही डिपेंडेंट होगा। अब दो बुलियन वेरिएबल है तो आप जानते हैं कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4। तो लेट मी राइट 0 0 0 1 1 0 1 1, और मैं अपने हिसाब से कुछ वैल्यू डिसाइड कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी 1 0 1 0, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं रिजल्ट में 2 बार 0 आया, 2 बार 1 आया। पॉइंट क्या है, ये एक फंक्शन है ना, जहां पर 0 और 1 दो ही वैल्यू आ सकती है क्योंकि फंक्शन भी बुलियन नेचर का है। अब ध्यान से सोचिए हमको करना क्या है, हमको एक ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिसमें इस इंफॉर्मेशन को हम याद कर सके, स्टोर कर सके, है ना। तो व्हाट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलता हूं दिस इज अ ट्रुथ टेबल, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ट्रुथ टेबल, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। नाउ वी नीड अ मैकेनिज्म जिसको, बिकॉज हर बार आप पूरा ट्रुथ टेबल पे तो प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो मान लीजिए इस ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का कन्वीनियंट मैकेनिज्म चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं। बुलियन क्यों है, क्योंकि भाई वेरिएबल भी बुलियन नेचर का है और जो फंक्शन है वो भी अपने आप में बुलियन नेचर का है। अब कैसे इस बात को समझे, देखिए एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है, या तो चारों पोजीशन है और चारों पोजीशन की वैल्यू हम याद करें, कोई ऐसी स्टोरेज मेथड बनाए कि चारों इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव कर सके, कहां पर 0 है कहां पर 1 है। बट सोचने वाली बात क्या है कि सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। तो अगर मैं सिर्फ ये याद करूं कि कहां पर 0 है या ये याद करूं कि कहां पर 1 है, तो जो बचे हुए स्पेसेस हैं क्या ऑटोमेटिकली वहां पर मैं वैल्यू गेस कर सकता हूं, यस। तो देखिए नाउ दिस आइडिया मेक्स दिस लॉजिक मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम क्या कोशिश करेंगे कि कम से कम इंफॉर्मेशन हमें रिमेंबर करना पड़े, मेमोरी कम से कम लगे। तो बजाय इसके कि आप ये पूरा का पूरा फाइनल कॉलम रिमेंबर करें, हम सिर्फ कोई भी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, या तो 0 पर बात करेंगे या तो 1 पर। कब किस पर करनी चाहिए और नॉर्मली हम किस पर करेंगे उसकी भी बात करके चलूंगा, लेकिन सिंपल आइडिया था। तो दोबारा रिलेट करिए क्या मैंने बोला है। जो इंफॉर्मेशन बुलियन फंक्शन के बारे में आपको चाहिए, तो हमें या तो देखना पड़ेगा कि कहां पर वैल्यू 1 मिली है और फिर देखना पड़ेगा कहां पर वैल्यू 0 मिली है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन इनटू एन एक्सप्रेशन, जिससे हम इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जैसे मैं बोल रहा हूं कि दोनों में से कोई एक भी वैल्यू चलेगी। तो नाउ यू सी दो अप्रोचेस हैं, और दरअसल दोस्तों ये आइडिया है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का।
बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं। तो बेसिकली व्हेन यू से सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्चुअली क्या मतलब है वो बाद में बात करूंगा, बट फिलहाल इतना बता देता हूं स्टार्टिंग में ही कि एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट करता है कि ट्रुथ टेबल का जो फाइनल वैल्यू है वहां पर कहां कहां पर आपको 1 मिला। तो अगर आप 1 की पोजीशन रिमेंबर करते हैं उस एक्सप्रेशन में, तो बेसिकली आप बोलेंगे इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, अगर आप 1 की वैल्यू रिमेंबर करते हैं। अगर आप 0 की वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना, कि कहां कहां पर 0 है, अगर उस बात पे ज्यादा ध्यान देंगे, देन दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। अभी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, मिन टर्म्स क्या है, मैक टर्म्स क्या है, वाई सम ऑफ प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट ऑफ सम। तो बोलूंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ने वाला हूं, और शायद जब तक ये लेक्चर कंप्लीट हो गए सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल जितनी बात समझ रहे हैं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, है ना। तो मैंने आपसे 2 पॉइंट बोले हैं, वो क्या, पूरा का पूरा फाइनल वैल्यू याद करने की भाई जरूरत नहीं है, या तो आप 0 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए या तो 1 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर सिर्फ 1 पे करते हैं देन दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर सिर्फ 0 पे करते हैं देन दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। फेयर इनफ, आगे देखते हैं। सो जैसे मैंने बोल ही दिया कि दोनों, रिमेंबरिंग बोथ ऑफ देम इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट आइदर 0 और 1। अच्छा, अगेन इस बात को क्लियर कर दूं, पावर जो है एसओपी और पीओएस की क्या दोनों की सेम है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन अब इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसपे काम करने के लिए आपको सिर्फ पीओएस से ही काम चले या सिर्फ एसओपी से ही काम चले। तो जो काम आप पीओएस से कर सकते हैं वही काम आप एसओपी से भी कर सकते हो। तो इट इज नॉट लाइक डिफरेंस बिटवीन देम, एंड वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम। अब लॉजिकली अगर एक कॉमन सेंस बात सोचें किसको चूज करना चाहिए, तो यहां पर तो देखिए 1 भी 2 है और 0 भी 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको चाहे उसको चूज करो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर फंक्शन यहां रहा होता 0 0 0 एंड 1, है ना, तो 3 बार 0 है, 1 बार 1 है। अब कॉमन सेंस है कि यहां पर क्या याद करना आसान है, तो जाहिर सी बात है भाई जिसकी वैल्यू कम टाइम आई हो उसको याद करो। तो अब ये याद कर लो कि भाई फाइनल पोजीशन पे जो है वो 1 है और बाकी जितने हैं वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ऑल्दो मेरा 1 से यहां पर कोई फिक्सेशन नहीं है, तो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। अगर उल्टा हो जाए भाई, 3 जगह 1 हो और 1 जगह 0 हो, तो अब लॉजिकली मुझे किसको याद रखना चाहिए? द पोजीशन ऑफ 0। मैं अगर 1 की पोजीशन याद रखूंगा तो अगेन मुझे 3 इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, जबकि 0 के लिए सिर्फ 1 इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा। तो फर्स्ट आइडिया मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कहीं भी कंफ्यूजन है वीडियो रोकिए और दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखिए क्या मैं पॉइंट बोल रहा हूं और कहां आप इस पॉइंट को प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, टेकिंग दिस फॉरवर्ड आगे चलते हैं और अब इसको थोड़ा सा डिटेल तरीके से बात करता हूं। पहला जब देखिए आपको स्लाइड नजर आ रही है वो है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक समय लगाएंगे जब तक आप लोग को पॉइंट एकदम क्लियर नहीं हो जाए, और सम ऑफ प्रोडक्ट में बात करके चलूंगा कि वाई इट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, या फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मिन टर्म्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, लेट मी गो 1 बाय 1। बहुत सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर मेंशन किए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो मैंने कुछ टेबल भी बना के पहले से रखा है सो दैट कन्वीनियंट तरीके से कम टाइम में आइडिया में डिलीवर करूं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन्स प्रोडक्ट टर्म्स, यानी कि एंड टर्म, प्रोडक्ट मतलब जहां पर एंड करते हैं, एंड टर्म्स विच आर सम और ऑल टुगेदर, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से इस बात को लिखने की कोशिश की है। अच्छा, ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, मैं जितने भी जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को लेकर चल रहा हूं ये थोड़े एक्सपीरियंस को गेन करने और मैंने ही खुद डेवलप किया है। तो मे बी किसी बुक से स्लाइटली या काफी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आइडिया समझिए। बोलना क्या चाह रहा हूं कि हम बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम करना है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम करना है प्रोडक्ट टर्म्स का। तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपने देखे होंगे, यहां पर एक लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो जैसे हम लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बार बी सी एंड प्लस ए सी। अब क्या ये एक्सप्रेशन फिलहाल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? आप बोल सकते हैं हाँ, वो क्यों? देखिए पहले यहां पर प्रोडक्ट किया गया है ए बार बी का, बी बार सी बार का, ए सी का, और उसके बाद उनको आपने सम किया है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा होता ए प्लस बी बार एंड ए बार प्लस सी एंड ए बार प्लस बी बार या बी सी बार, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, जो हमारा अगला आइडिया होने वाला है। बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ सम में आप देख रहे हैं क्या किया,
कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट किसका, सम का, बिकॉज ये भी देखिए एक सम टर्म है, ये भी सम टर्म है, ये भी एक सम टर्म है ना। तो अब पहली बात मेरे ख्याल से क्लियर होती है। जब मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं सम टर्म का। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फेयर इनफ। ईच प्रोडक्ट टर्म एंड टर्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लिटरल्स, लिटरल्स मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स, अपीयरिंग आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। अब इस पे जाने से पहले मेरे ख्याल से कुछ रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ बूलियन फंक्शन हैविंग 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल के साथ एक फंक्शन ले लेते हैं ABC, देन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी कैन जनरेट। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, क्योंकि सबके सब बाइनरी नेचर के हैं, तो 0 0 0 से 1 1 1 तक हम जा सकते हैं, है ना। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया। पहले मान लीजिए कि 3 वेरिएबल हैं, मान लीजिए ABC, एंड फ्रॉम 0 0 0 टू हम कहां तक गए हैं, 1 1 1 तक। फंडामेंटल आइडिया। नाउ मैंने इनका सीक्वेंस ही एक तरीके से बोल सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी लिख लिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं 0 से हम कहां तक चले गए, 7 तक। अब अगला जो चीज यहां पर लिखा है वो है मिन टर्म। अब मिन टर्म क्या होता है ये आपको समझाता हूं। देखिए, फंडामेंटली स्पीकिंग, ये सारी कहानी हटा देते हैं। अगर ये भी बात समझाती ना इस पूरे लेक्चर में आपको, तो मान लीजिएगा इसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट थी, ये लेक्चर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मिन टर्म जो है वो पहले समझना है कि मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट टर्म। मिन टर्म अपने आप में क्या है, प्रोडक्ट टर्म। तो मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी, या मैं लिखता हूं a डॉट बी डॉट सी, तो इन दोनों में से कौन मिन टर्म है। नाउ दिस इज कॉल्ड मिन टर्म, दिस इज नॉट अ मिन टर्म। तो मिन टर्म जो है उसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अगर मैं साथ में बी सी लिख दूं अलग से, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। तो एक्सप्रेशन नहीं चाहिए भाई, अभी मैं सिंगल मिन टर्म की बात कर रहा हूं। तो मिन टर्म क्या है, मिन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म है। पहली बात समझ आती है। दूसरी बात, हम एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि मिन टर्म का जो रिजल्ट है ना दोस्तों, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों लगाते हैं, धीरे धीरे करके समझाता हूं एक एक पॉइंट, बट पॉइंट समझिएगा। मैं बोल रहा हूं मिन टर्म का जो प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अब जाहिर सी बात है 3 वैल्यू का प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, और तीनों में से अगर एक वैल्यू भी 0 हो गई तो क्या प्रोडक्ट कभी आपको 1 मिलेगा, नहीं। तो सोचिए रिजल्ट 1 लाने के लिए क्या करना जरूरी है, तीनों वैल्यूज का इंडिपेंडेंटली 1 होना जरूरी है। बिकॉज अगर एक भी 0 हो गया प्रोडक्ट के केस में, आप जानते हैं एंड गेट की तरह काम करेगा, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, ये 0 1 1। अब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो अपनी जगह फिक्स है। कंडीशन क्या है कि रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो बताएं मैं क्या करूं, तो एक काम करता हूं, जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर उठा के हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो देखिए जब a को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अब क्या होगा, 0 जो है वो हो जाएगा 1 1, और 1 b और c की जगह 1 ही रहेगा, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मिन टर्म का कहानी कहती है कि रिजल्ट हमेशा 1 आना चाहिए, और अगर रिजल्ट 1 नहीं आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट करके 1 बनाएंगे हम। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अगर ये सारे में ए बी सी डी, या मैं यहीं पर लिखता हूं और आप मुझे साथ साथ बताते चलिएगा, उसके बाद अपन मैच करेंगे कि आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो 3 वेरिएबल है, हम तीनों जगह लिख लेते हैं। लेट मी से अगेन, for all the ideas let me write ABC because 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, और आप मुझे बताइएगा कहां कहां पर बार लगाना है। बहुत सारे लोग इस बात को रटते हैं, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर ये आइडिया समझ आ गया तो वैसे ही आप फिल कर सकते हो। अब यहां पर तो तीनों की वैल्यू 0 है, जबकि अपने को क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो बताए क्या करूं, जब तीनों की वैल्यू 0 है तो मुझे तीनों जगह कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेक सेंस, बहुत सिंपल आइडिया है। यहां पर देखिए अगेन लेट मी डू कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल आइडिया है भाई, जहां जहां पर हम 0 अपने को मिलेगा वहां वहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट करता जाऊंगा। और दोस्तों अब ये जो आपको मिला है, ये सबके सब क्या मिले हैं, मिनटर्म्स। देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। तो अगर एक फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, तो टोटल हाउ मेनी मिनटर्म्स विल बी देयर, टोटल 7 मिनटर्म्स विल बी देयर फ्रॉम a बार b बार c बार टू abc। बहुत सिंपल आइडिया है। अगली बात, मिनटर्म्स अगर आप पूरा का पूरा लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अपने को क्या चाहिए, एक ऐसी कंफर्टेबल नोटेशन चाहिए जैसे डे टू डे ऑपरेशंस में या कैलकुलेशन करते हुए पढ़ते हुए थोड़ी आसानी महसूस हो। तो सिर्फ देखिए क्या किया है, स्मॉल m विद अ सबस्क्रिप्ट। तो स्मॉल m बाद में बात करूंगा,
जब मैक्स टर्म लिखते हैं तो हम कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं, जब स्मॉल एम लिखते हैं इसका मतलब होता है मिन टर्म। ही अंडरस्टूड है। और आप सबस्क्रिप्ट में जो भी लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 6, तो इसका मतलब बात की जा रही है मिन टर्म 6 की। अब रिप्रेजेंटेशन आपको याद है, वरना आप डायरेक्ट सोच लीजिए 6 क्या होगा। 6 होता है 110। यस और नो? यस। और अपने को क्योंकि मिन टर्म है तो यहां पर क्या होना चाहिए, बार, तो ए बी सी बार। नाउ दिस इज नथिंग बट मिन टर्म 6। तो लॉजिक सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप घुमा फिरा कर उसको जैसे चाहे पकड़ लें, ये आइडिया है। अब ये पूरा का पूरा आइडिया मिन टर्म्स का जो हमने डिस्कस किया, अल्टीमेट पॉइंट है कि ये आपको जो हमारा बेसिक आइडिया था कि फंक्शन हमें रिमेंबर करना है, वो कैसे काम आएगा। नाउ अब देखिए मैं एक काम करता हूं, दोबारा पीछे पिछले एग्जांपल पे चलता हूं, उससे बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर देखिए जो पहला फंक्शन था इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। और अब आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन था, तो कौन कौन से मिन टर्म रहे होंगे। नाउ दिस इज ए बार बी बार, this is a bar b, this is a b bar and this is a b b। yes or no? yes। अब अगर ये पहला फंक्शन जो पहले हमारे पास था, यहां पर आप देखेंगे तो क्या क्या कहां पर 1 है। याद रखिएगा मिन टर्म किसकी वैल्यू रिमेंबर करता है, 1 की। तो 1 दोस्तों है फर्स्ट पोजीशन पर, 1 है थर्ड पोजीशन पे। तो जरा बताएं फर्स्ट पोजीशन का मिन टर्म क्या होता है। तो बजाय मैं फर्स्ट पोजीशन लिखूं, बिकॉज उसको बाद में हमको बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, तो वो ना लिख के फर्स्ट पोजीशन है ए बार बी बार प्लस थर्ड पोजीशन क्या है जहां पर 1 है, दैट इज ए बी बार। और ये जो दोस्तों आपको मिल गया, ये आपको मिल गया बूलियन एक्सप्रेशन रिटन इन एसओपी। तो अब आपको समझ आ रहा है क्या, दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट अ ट्रुथ टेबल इनटू अ बूलियन एक्सप्रेशन। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहा हूं, बट विश्वास मानिएगा करना जरूरी है, बिकॉज उसी से अल्टीमेटली पॉइंट्स जो है वो आइडिया आपका क्लियर होगा। तो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इनटू अ बूलियन एक्सप्रेशन, है ना। ऑल दो अब क्योंकि आपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी देखा, तो मैं आपसे पूछ के लिखता हूं, अलग अलग आइडिया हो सकते हैं। अब अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे ना लिखकर, कौन कौन सा मिन टर्म मिला, मिन टर्म 0 और मिन टर्म 2 आपको मिला है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी एग्जाम में आप रीड कर सकते हैं क्या। देखिए गेट में वो किसी भी तरीके से लिख सकता है, ये चेक करने के लिए आपकी बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कितनी है टॉपिक पर। तो आई थिंक दिस ऑल्सो हियर रिप्रेजेंट्स द सेम आइडिया। आप या तो पूरा एक्सप्लेन करें, या फिर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए कि कहां कहां पर या कौन कौन से मिन टर्म की बात की जा रही है, तो भाई 0 और 2। और अगर एक रिप्रेजेंटेशन और बात करूं जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यही नीचे लिख देता हूं, मैं कहता हूं a कॉमा b और मेरे पास 2 मिन टर्म है, तो लेट मी राइट सिग्मा स्मॉल m एंड लेट मी राइट 0,2। दिस इज 2 है ना, 0,2। तो आप मुझे बताएं क्या ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सिग्मा क्यों लगाया, इसे रटने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि समेशन है, पहले मिन टर्म का दूसरे मिन टर्म का आपको ऐड करना है, इस वजह से मैंने यहां पर क्या यूज किया है, सिग्मा, और जो मिन टर्म तो उठाकर उनका नंबर लिख दिया। तो अब आप इस बात को ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे ऑब्जर्व करो। कहानी सिर्फ इतनी है कि जो एक्चुअल ट्रुथ टेबल था उसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक बार ऑब्जर्व करिए, सोचिए, कंफ्यूजन होता है दोबारा जाइए फिर वीडियो देखिए, लेकिन आज कम से कम ये कहानी क्लियर हो जाए कि भाई ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या बला है और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम होते क्या है। आगे बढ़ता हूं। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया, डेजिग्नेशन बता दिया। द प्रोडक्ट ऑफ टर्म, ये तो अगेन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म किसी में भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितने होंगे, 2⁻n। वो भी सिंपल आइडिया, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिकॉज अगर 3 थे तो 8 कॉम्बिनेशन बने हैं, बिकॉज हर वेरिएबल के पास 2 चॉइस हैं, तो टोटल केस ऑफ कोर्स 2⁻n ही होने वाले हैं। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अगेन कुछ ज्यादा नई इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लिखी है, बस एक बार बोलने की कोशिश की है। जब आप फंक्शंस की बात करते हैं तो हमने बोला था ना सम ऑफ प्रोडक्ट, तो जो फंक्शन है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज सम। मतलब जैसे आप यहां जाएंगे पहले दोबारा, तो यहां पर जब हम फंक्शन हमने लिखा तो 2 मिन टर्म थे, दोनों को हमने सम किया है। जब आगे जाके हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं तो वहां पर मैक्स टर्म को प्रोडक्ट करते हैं, वो भी आगे देखेंगे। फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से हम बिल्कुल तैयार है एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ टेक 1 or 2 मिनट। इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन इन गेट 2010। अब मेरे को शक है 2 में रहा होगा, 1 में रहा होगा, लेकिन चलिए क्वेश्चन जरूर अच्छा है, सॉल्व करते हैं।
और ये क्वेश्चन ये बताने के लिए भी है, ऐसा नहीं कि गेट में बहुत मुश्किल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन खुद रीड करिए, मैं चुप हो जाता हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ, तो 1-2 मिनट का आपको समय देता हूँ, ऑब्जर्व इट और बताएं सही आंसर क्या होगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो यहां पर इसने बोला मिनटम एक्सपेंशन ऑफ दिस इनटू, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपसे पूछ रहा है टोटल एक्सपेंशन किस में होगा। तो अभी खैर बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, बट लेट मी ट्राई सम सिंपल आइडिया। देखिए आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। फंक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है, क्लियर कट बताया गया, 3 वेरिएबल है, पी क्यू आर, है ना, और आपके सामने एक फंक्शन लिखा है विच इज पी डॉट क्यू या पी एंड क्यू प्लस क्यू आर बार एंड प्लस पी आर बार। अब फंक्शन देख के पहले इतना तो मुझे बता दीजिए कि उसने लिखा हुआ है एक्सपेंशन करना है, वो अलग बात है कि एसओपी है या पीओएस है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम है या सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से 100% समझ आती है, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज अगेन प्रोडक्ट हम हमारे पास है और उनको आपस में सम किया हुआ है। बट अब देखिए कि करके क्लैरिटी मैं आपको देता हूं और ध्यान से सोचिएगा, क्या ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है क्या ये एक मिन टर्म है? सोचिए। अब मिन टर्म के बारे में एक चीज दोबारा याद दिला दूं, मिन टर्म मस्ट कंटेन ऑल द वेरिएबल्स। तो यहां पर फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं? फंक्शन में तो यार 3 वेरिएबल हैं, पी क्यू आर। यहां पर प्रोडक्ट तो है लेकिन सारे वेरिएबल नहीं है, तो शायद हम कुछ और सोच रहे हैं, बात कुछ और है। तो दोस्तों तीनों के तीनों प्रोडक्ट टर्म हैं, बट ये अपने आप में मिन टर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर क्यू मिसिंग है, यहां पर पी मिसिंग है, और यहां पर फिर दोबारा आई थिंक क्यू मिसिंग है ना। तो कैसे इस चीज को अब मैनेज किया जाए, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर कौन सा अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, पहले बहुत सिंपल आइडिया बोलता हूं। तो जो वेरिएबल मिसिंग है, आर मिसिंग है, तो आप क्या करने वाले हैं, आप इसे लिखेंगे पी क्यू, और एक आइडिया होता है कैनोनिकल फॉर्म का, अभी उस आइडिया को बताता हूं, बट आप लिखेंगे आर बार प्लस आर। बूलियन अलजेब्रा से इतना आइडिया हम जानते हैं, किसी भी वेरिएबल को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप और करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1, और 1 को किसी भी चीज से प्रोडक्ट करेंगे तो उससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर P एंड Q है तो मैं वहां पर प्रोडक्ट में जरूर लिख सकता हूं आर बार प्लस आर। ठीक उसी तरीके से जो जो वेरिएबल मिसिंग है, यहां पर P मिसिंग था तो मैं लिख सकता हूं P बार प्लस P, और साथ में लिख सकता हूं क्यू आर बार, और यहां पर क्या मिसिंग है, Q मिसिंग है। ओके, तो P के साथ Q बार प्लस Q, और साथ में लिख सकता हूं अगेन आर बार। फेयर इनफ। अब जरा इसको ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पी क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर, आगे बढ़िए, ये क्या बनेगा, पी बार क्यू आर बार प्लस पी क्यू आर बार प्लस, और आगे बढ़िए, दिस इज पी क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू आर बार। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो विद कॉम्प्लीमेंट, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, अगेन दिस इज विद कॉम्प्लीमेंट, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज दिस, एंड यहां पर क्यू बार हमने दोनों जगह लिखा। नाउ दिस इज द आइडिया। अब क्या फिलहाल इनको मिन टर्म्स बोला जा सकता है? जी हाँ, अब बोला जा सकता है, बिकॉज 3 वेरिएबल का फंक्शन था और तीनों वेरिएबल यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगला काम मैं क्या करता हूं, अब पहचान लेता हूं ये क्या है। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दिस इज 1 1, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या रहा होगा, 0, बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि मिन टर्म का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होता है, 1। अगर 1 नहीं होता तो उसको कॉम्प्लीमेंट करके हम बना देते हैं 1। तो चलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, पहले बाइनरी वैल्यू लिखता हूं। तो ये रहा होगा 1 1 0 1 1 1, नाउ 0 1 0 1 1 0, नाउ 1 0 0 एंड 1 1 0, 1 0 0 एंड 1 1 0, यस। तो देखिए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं। अगेन इस बात को अलग से लिख देता हूं, अगर सिंपल एसओपी एक्सप्रेशन है तो ए बार रिप्रेजेंटेटिव होता है 0 का,
और a रिप्रेजेंटेटिव होता है 1 का, है ना। तो अब अगर डेसिमल और बाइनरी में कन्वर्सन है तो बहुत सिंपल आइडिया है, this is 6, now this is 7, now this is 2, now this is again 6, now this is 4 and this is 6। तो कौन कौन से टर्म्स आपको मिले हैं, अब जैसे हमने सीखा था, आप चाहें तो मैं देखिए इसने कैसे लिखा है, चलिए वैसे लिख देता हूं, या मैं डायरेक्ट समेशन करके लिखूं। तो मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 6 है, मेरे पास 7 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, 2, 4, 6 एंड 7। ओके, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है, पहला ऑप्शन जो था। तो देखिए बहुत सिंपल आइडिया था। और अभी क्या मुझे एक और टर्म की बात करनी है, बट अभी तक मैंने वो डिस्कस नहीं किया, अभी करूंगा। बट यहाँ पर आपने देखा कि एक्सप्रेशन से पहले आपने मिन टर्म्स पहचान ली और उसके थ्रू आप डायरेक्टली फंक्शन तक पहुंच गए, है ना। तो सिंपल आइडिया है और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरअसल दोस्तों हमने जो कन्वर्ट किया था ना इस फॉर्म को पहले इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। पहले एक बार इसको समझा देता हूं। आगे हमने यस व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म, तो बस इस बार को एक बार देख लीजिए। इन सम ऑफ प्रोडक्ट द एक्सप्रेशन इफ ईच प्रोडक्ट टर्म, यानी कि हर प्रोडक्ट टर्म जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, सारे के सारे वेरिएबल वहां पर हों, तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि भाई एक टर्म आपके पास है और आप उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। तो इस तरह का फंडामेंटल आइडिया हो सकता है। अगेन जैसे यहां पर दोबारा मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर अ फंक्शन एंड फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म्स। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, अगेन कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल्स का, और आपको बताने हैं टोटल मिन टर्म्स कितने होंगे। तो यू कैन टेक 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और इस क्वेश्चन में चलिए एक शॉर्टकट भी बताने की कोशिश करूंगा कि बिना, बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, है ना। और वहां पर आप कैसे सॉल्व करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट है कि जल्दी से जल्दी कंक्लूजन तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने कैनोनिकल फॉर्म्स या कितने मिन टर्म्स होने वाले हैं। ओके तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म जो देखिए वहां पर लिखा हुआ है ए, तो आपको सोच रहा है कौन कौन से वेरिएबल मिसिंग है। फंक्शन 3 वेरिएबल का था एबीसी, अकेला ए वहां पर है, तो 2 वेरिएबल मिसिंग है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, अलॉन्ग विद ए जो हमने सीखा था, बी बार बी एंड देन सी बार प्लस सी, है ना। और जितनी बार भी मैं अटैच करना चाहूं कर सकता हूं, बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं वैल्यू पर कोई चेंज नहीं कर रहा। सेकेंड आप देखेंगे ए बार बी, तो वहां पर क्या मिसिंग है, तो ए बार आपके पास है, बी वाला टर्म है, सी मिसिंग है, तो लेट मी राइट सी बार प्लस सी। नेक्स्ट है ए बी सी, तो आई थिंक ऑलरेडी तीनों वेरिएबल अवेलेबल है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। और लास्ट क्या है, इट इज ए बी सी बार, तो इस बार फर्स्ट वेरिएबल मिसिंग है, तो लेट मी राइट ए बार ए एंड देन बी एंड देन सी बार। तो ये टोटल आइडिया तो देखिए हो ही सकता है। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो लेट मी डू इट 1 बाय 1, ऑल्दो थोड़ा सा लेंदी होगा, बाद में इसका एक शॉर्टकट आइडिया भी आपको सिखाता हूं। तो क्या हो सकता है कि करके अगर लिखना स्टार्ट करूं, तो ए बी बार सी बार, नाउ दिस इनटू दिस इनटू दिस, फिर अगले पे चलूंगा, सो दैट विल बी ए, सॉरी दिस इज ए, ओके सो दिस इज ए एंड नाउ बी बार सी, देन आगे चलते हैं ए बी सी बार एंड ए बी सी, है ना। तो एक एक करके बी बार सी बार, बी बार सी, सी बी, बी सी बार एंड बी सी, सारे कॉम्बिनेशन हमने लिए। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए तो ये क्या होने वाला है, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी, अगला टर्म ऑफकोर्स ए बी सी, और आखिरी टर्म ए बार बी सी बार एंड देन ए बी सी बार, ए बार बी सी बार एंड ए बी सी बार। यस, अच्छा एक पॉइंट पे ध्यान देना है, वो क्या, फंक्शन जैसे लिखा हुआ है ना एबीसी के फॉर्म में,
तो एक चीज मैं बड़ा गौर कर रहा हूँ इस बात पे, ऑर्डर प्रिजर्व रख रहा हूँ। जो भी फंक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट टर्म लिखे हुए हैं वो मैक्स टर्म है, मिन टर्म है भी कि नहीं है, बट ऑर्डर प्रिजर्व्ड है। पहले ए आया है, उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया। क्या ये ऑर्डर प्रिजर्व रखना है? जी हाँ, ये ऐसा ही है कि कौन मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कौन लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना। तो जैसे हम मैथ्स में कोई नंबर लिखते हैं 100 या बाइनरी में भी नंबर लिखते हैं, है ना, तो ऐसा थोड़ी है ना कि 0 को कहीं भी लिखूंगा 1 को कहीं भी लिखूंगा। तो हर नंबर का एक कॉस्ट है या एक वेट है। ठीक उसी तरह यहां पर भी वो लॉजिक चलता है। तो आपको वेट एसोसिएट करके रखना है। तो ए अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो हर एक्सप्रेशन में ए सबसे पहले ही आएगा, या हर टर्म्स में, मिन टर्म्स में ए सबसे पहले आएगा। तो अब आप डायरेक्ट देख सकते हैं कौन कौन है। नाउ दिस इज 100, दिस इज 101, नाउ अगेन 110, 111, नाउ दिस इज 010, 011, नाउ दिस इज 111, दिस इज 010 एंड दिस इज 110। कर सकते हैं? तो अब जल्दी से बताइए कौन है। नाउ दिस इज 4 and this is of course 5, sorry, this is 5, now this is 6, this is 7, 0 1 0 2, ये हो गया हमारा 3, now this is 7, this is 2 and again this is 6। तो अब जरा अगेन मैं आपसे पूछ लूं कौन कौन से मिन टर्म है भाई यहाँ पे। आपके पास 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 मिन टर्म्स हमारे पास है ना। तो दिस वाज द आइडिया। ऑल तो देखिए एक और चलिए आइडिया बताता हूँ जल्दी से, इसको जल्दी से शॉर्टकट में कैसे करते हैं, शॉर्टकट में कैसे करते हैं। लेट मी क्लियर दिस, फेयर इनफ। तो शॉर्टकट में करने का अप्रोच क्या है, तो आप ऐसे सोचें कि सबसे पहला टर्म देखिए, सबसे पहले हमारे पास, मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, ए हमारे पास है, देन हमारे पास है ए बार बी, देन हमारे पास है ए बी सी एंड देन हमारे पास है बी सी बार, है ना। यही टर्म्स है। अब एक एक करके बात करता हूं। देखो, अगर ए हमारे पास है तो ए की वैल्यू तो पक्का 1 हो गई, वही तो करते हैं, जहां ए है वहां 1 है, जहां ए बार है वहां 0 है। उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू नहीं है, बी और सी, तो उनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे लेने पड़ेंगे। तो मैं लिख लेता हूं बी और सी की जगह 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि ए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में गिवन है तो उसकी वैल्यू तो मैं लिख रहा हूं 1, बाकी गिवन नहीं है तो उनके लिए दोनों केस मुझे लेने पड़ेंगे। और क्योंकि 2 मिसिंग है तो 2 से 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब जरा इनके हिसाब से अगर मैं रीड करूं, 1 0 0 इज 4, 1 0 1 इज 5, 1 1 0 इज 6 एंड 1 1 1 इज 7। तो मैं देखिए डायरेक्ट समझ आ रहा है कि अकेला जो ए है ना वो यहाँ पर 4 मिन टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी और 7 भी है। आगे देखिए, अब आप ट्राई करें तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज बार लगा हुआ है, बी इज 1, क्या मिसिंग है, सी, दोनों वैल्यू लिख लीजिए 0 और 1। नाउ दिस बिकम्स 4, सॉरी 0 1 0, दिस बिकम्स 2 एंड दिस बिकम्स 3। तो यहां से आपको मिलेगा 2 3। ये तो डायरेक्टली ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में या पूरा का पूरा मिन टर्म है। सो दिस इज ऑफ कोर्स 7। अब यहां पर बी सी बार है बट ए मिसिंग है, तो ए के दोनों केस लिखिए 0 और 1, बी के लिए हो जाएगा 1, सी के लिए हो जाएगा 0। तो यहां पर आपको मिलेगा 2 और यहां पर मिलेगा 6, और फिर दोबारा आप देखेंगे तो सेम वैल्यू मिल रही है ना। तो अगेन शॉर्टकट सर कैसे यूज करें, कैसे रिजल्ट तक पहुंचे, मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्टकट आपको ढूंढना नहीं पड़ता। जब किसी रास्ते पे बार बार आप घूमते हैं तो ऑटोमेटिकली आप शॉर्टकट ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट सुधारिए, उन पे काम करिए, लगातार काम करते रहिए। तो धीरे धीरे जब आपको आइडिया क्लियर होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप शॉर्टकट्स वगैरह इस्तेमाल करने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ता हूं, और कैनोनिकल फॉर्म वाली बात हमने कर ली थी। और अब चलिए दोस्तों, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे मैंने बोला था एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के, लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, और दोनों तरीके मुझे बात आपसे करनी थी। तो अब प्रोडक्ट ऑफ सम की क्या कहानी है, चलिए एक बार ये देखते हैं। देखिए, तो जैसे नाम से समझ आता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और मैंने पहले लिख के बताया भी था, तो सम टर्म आपके पास होंगे, उनका आपको प्रोडक्ट करना है। एक प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग प्रोडक्ट ऑफ सम से इतना रिलेट नहीं कर पाते जितना रिलेट वो करते हैं किससे, सम ऑफ प्रोडक्ट से। इसका एक रीजन है, मैथमेटिकल रीजन है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं मैथ में कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं, लेट मी राइट 2 into 3 एंड देन प्लस 4 into 5 प्लस लेट मी से 7 into 9,
है ना। एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2 + 3 एंड देन आप बीच में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, फिर लिखते हैं आप 4 + 5 एंड देन आप करते हैं मल्टीप्लाई एंड देन आप करते हैं 7 + 9। अब मैं अजीब सवाल पूछूंगा बट आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा कौन लग रहा है एक्सप्रेशन जिस पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसी इट मेक्स सेंस, व्हाई, बिकॉज बचपन से आप बॉडो मास यूज करते आए हैं और बॉडो मास आपको समझाता है कि जब भी कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपके पास होगा तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यस और नो। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, इट मेक्स सेंस, ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए मैं जो बेसिक मैथमेटिकल अप्रोच है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, खैर उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने अलग से यहां पर ब्रैकेट लगाए, बट पहले सम कर रहे हैं फिर प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमने इतनी बार इस तरह के एक्सप्रेशंस और इस तरह के आइडियाज पे काम किया है कि इतना रिलेटेबल नहीं है, बट खैर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए क्या आइडिया है, क्या अप्रोच है। मैं दोबारा लॉजिक चेंज करता हूं और एक एक करके पॉइंट पे बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले एक बात मुझे बताइए, जो मैक्स टर्म है, व्हाट इज अ मैक्स टर्म? नाउ मैक्स टर्म इज अ सम टर्म। जैसे मिन टर्म जो है वो प्रोडक्ट टर्म था, उसी तरीके से मैक्स टर्म जो है वो हमारा सम टर्म है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, a + b + c, तो ये सम टर्म है। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि मैक्स टर्म का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1, है ना, और वो प्रोडक्ट टर्म था। अब अगर सम के केस में बोलूंगा कि सम का रिजल्ट भी 1 होना चाहिए, तो ये तो बहुत आसान होगा। वो क्यों? बिकॉज लॉजिकली अगर तीनों में से एक भी 1 हो गया ना, एक पहली बात तो समझिए कोई मैथमेटिकल सम नहीं, ये और है ना। और में क्या होता है, अगर तीनों में से एक भी इनपुट 1 हुआ, या जितने भी आप और कर रहे हो उसमें से एक भी 1 हुआ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 1। तो फिर एक काम करते हैं, यहां पर हम 1 डिमांड नहीं करते, हम बोलते हैं कि किसी भी सम टर्म का या मैक्स टर्म का जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। दिस मेक्स द आइडिया इंटरेस्टिंग। और ध्यान से देखिए अब क्या इससे रिजल्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, 0 होना चाहिए। बट अब भाई अब 0 कब होगा, तो 0 होगा तब जब इंडिविजुअली ए, बी और सी 0 हो, है ना। और अगर तीनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो रिजल्ट आपका 0 नहीं होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। और जैसा हमने मिन टर्म्स में किया था वैसा ही मैक्स टर्म्स में करेंगे। अगर सम 0 नहीं आ रहा तो उसको हम फोर्सफुली 0 बना देंगे। अगर सम 0 नहीं आ रहा तो फोर्सफुली क्या बनाएंगे, 0। नाउ इफ दैट इज द केस, नाउ लेट मी आस्क यू, मान लीजिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 110, हमारे पास लिखा हुआ 110, तो बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, कहां कहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। तो मैं ए पर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, मैं बी पर कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, सो दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी का रिजल्ट 0 रहे अगर हमारे पास वैल्यू है 110, है ना। अगेन एक बात कॉन्सेंट्रेट करें, याद करें, जब हम एसओपी पढ़ रहे थे या हम सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो ए बार रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, 0 को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा था 1 को। और हमें ऐसा लगता है नेचुरली ऐसा होना भी चाहिए। बट जब आप बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो देखिए यहाँ कहानी सेम है या उल्टी हो रही है। तो अब ऑब्जर्व करें इस बात को, यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को और ए बार रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। बिकॉज बार हम कहां लगाते हैं, जहां पर 1 हो, ताकि उसकी वैल्यू को 0 कर सके, है ना। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब दोबारा देखिए, अगर मैं वैल्यूज के हिसाब से बात करूं तो यहां पर मुझे सम करके लिखना चाहिए। तो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0 लाइक दिस। और कहां कहां पर बार लगाएंगे, देखिए यहाँ टेबल है, डायरेक्टली उससे रिलेट कर सकते हैं। तो जब आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टर्म ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 100, तो 100 में 00 तो इट्स ओके, 1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो 1 पे या ए पर हमने क्या किया, बार लगा दिया, सो दैट रिजल्ट हमारा क्या रहे, हमेशा 0 रहे। यहां पर देखिए 110 था, तो ए और बी पर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया ताकि रिजल्ट हमारा क्या रहे, 0। और ये जो टर्म्स हमको मिल रहे हैं, जैसे वहां पर हम मिन टर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनको हम बोलेंगे मैक्स टर्म। जैसे वहां पर हम स्मॉल m यूज कर रहे थे, यहां पर क्या यूज करेंगे, कैपिटल M। तो नाउ मैक्स टर्म आपको मिल जाएंगी फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, 7 तक। थोड़ा समय लगेगा एक एक बात रिलेट करने में, लेकिन जो मैथमेटिकल स्ट्रेंथ, जो टोटल आइडिया वहां पर था, सेम आइडिया यहां पर है। बस आइडिया एक तरीके से बिल्कुल लाइक अपोजिट कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री उसको चेंज कर दिया है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, है ना। तो अब अगर मैं एक एक करके बात करूं, द प्रोडक्ट ऑफ सम और पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन ऑल टर्म्स,
है ना, विच आर एंड टुगेदर एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो मेरे ख्याल से रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को। तो अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूंगा लाइक दिस और उसको एक्सटेंड करूंगा लाइक दिस, तो बीच बीच में सम आता जाएगा और उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। और अगेन सारे के सारे लिटरल्स अगर आपके पास हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्सटर्म। जैसे ये मैक्सटर्म नहीं है बिकॉज जाहिर सी बात है ए बी सी तीन नजर आ रहे हैं तो तीन वेरिएबल का फंक्शन रहा होगा, बट यहाँ पर दो दो वेरिएबल ही है। टोटल जितने मिनटर्म होते हैं उतने ही मैक्सटर्म होते हैं। इस पे आगे थोड़ा काम करते हैं, फिर आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। या चलिए एक काम करते हैं, लेट मी गिव अ बेसिक फंक्शन और आप रिलेट करके बताओ। अगर एक फंक्शन है, दो वेरिएबल का ही फंक्शन बनाते हैं जैसे हम पहले बना रहे थे ना। ओके, मान लीजिए दो वेरिएबल है और एक फंक्शन है मेरे पास अगेन ए बी का, एंड लेट मी हैव फोर कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। और मान लीजिए मेरे को मिला ओके लेट मी से 1 0 0 1 समथिंग लाइक दिस। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं इस ट्रुथ टेबल के लिए आप एक्सप्रेशन लिखें, बट एक्सप्रेशन किस में लिखना है, नॉट इन एसओपी, पीओएस में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सोचिए। तो पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम कॉन्सेंट्रेट करता है कहां पर, जीरो वाली टर्म्स में। पहला तो ये बात सीखना है। अब कॉन्सेंट्रेट करके किस तरीके से कन्वर्ट करता है, तो लेट मी अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज दिस, इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख लेता हूं पहले दो टर्म्स मेरे को चाहिए, a प्लस बी एंड अगेन a प्लस बी, एंड दिस इज मैक्स टर्म 1। या अगेन अब याद रखें 0 1 है तो 1 नहीं मिलना चाहिए आपको, उस पर आप लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। नाउ यहाँ पर है 1 0 तो यहाँ पर इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है नाउ अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्स टर्म 1 एंड दिस इज मैक्स टर्म 2 बिकॉज ये 0 1 2 3 अकॉर्डिंगली चलेगा। तो ये फंक्शन है, देखिए रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, मैक्स टर्म का, है ना। हो सकता है आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, कुछ डाउट्स आपके आ रहे हो तो दोबारा मैं बोलूंगा रिपीट करें, या इसके बाद जब फर्दर सेशन हम करेंगे तब वो डाउट मैं क्लियर करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सिंपल आइडिया है ना, इसमें ज्यादा डाउट आपको आएगा नहीं। तो अगेन जिस तरह से मिन टर्म्स के लिए कैनोनिकल फॉर्म होती है उस तरह से मैक्स टर्म के लिए भी कैनोनिकल फॉर्म होती है। एंड व्हाट इज कैनोनिकल फॉर्म, जहां पर जो प्रोडक्ट हो उसमें सिर्फ मैक्स टर्म्स हो, उसमें सिर्फ मैक्स टर्म्स हो, वहां पर कोई भी लॉजिकली आपने शॉर्ट या बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड टर्म्स ना लिखे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। लेट मी से एक फंक्शन लेते हैं 3 वेरिएबल्स का, और आगे इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी हमने कहीं ना कहीं लिया होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी से लिखा है a बार प्लस सी एंड देयर इज अ प्रोडक्ट, और साथ में लिख देते हैं चलिए a नहीं लिखते, लेट मी से b प्लस सी समथिंग लाइक दिस, है ना। और आपसे बोल रहे हैं कि जरा इसको कैनोनिकल फॉर्म में ला के बताओ। तो पहले आप मुझे बताएं क्या ये एक मैक्स टर्म है, जी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फंक्शन कितने वेरिएबल का है, देख सकते हैं फंक्शन 3 वेरिएबल का और यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं। तो पहले इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगेन मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, b। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन से a बार प्लस, गेम देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, b बार b और c। अब आप देखिए अगेन बुलियन अलजेब्रा, किसी भी वेरिएबल को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में आप एंड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और 0 का किसी भी चीज में और करोगे तो मेरे ख्याल से उससे उस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा मैं बिल्कुल कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहां पर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, a मिसिंग है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन से a बार इनटू a एंड देन प्लस b एंड देन प्लस c। तो वही लॉजिक मैंने यहां पर भी यूज किया। और अब आप कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक बार b बार के लिए एक बार b के लिए दोनों टर्म्स में लिख सकता हूं। तो दैट विल बी a बार प्लस b बार प्लस c, और इधर क्या होगा, इधर होगा a बार प्लस b प्लस c। यस, सिमिलरली इधर देखिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इज a बार प्लस b प्लस c, और ये क्या होगा, नाउ दिस इज a प्लस बी प्लस सी, है ना। अब जल्दी से सोच के बता सकते हैं कि ये कौन कौन से मैक्स टर्म रहे होंगे। तो हम जानते हैं जहां पर बार है दैट रिप्रेजेंट्स 1, उल्टा है इस बार, और जहां पर बार नहीं है दैट रिप्रेजेंट्स 0। सो नाउ दिस इज 1 1 0, दिस इज 1 0 0 एंड दिस इज अगेन 1 0 0 एंड दिस इज यहाँ पर
ओके, सो दिस विल बी 0 0 0। तो ये कौन सा मिल गया भाई? नाउ दिस इज 6 एंड दिस इज 4, दिस इज अगेन 4 एंड दिस इज 0। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। मैथमेटिक्स में अगर सीक्वेंस को प्रोडक्ट करना हो तो हम क्या सिंबल यूज करते हैं? पाई और कैपिटल एम, बिकॉज मैक्स टर्म है। और अपने को शायद 3 मैक्स टर्म यहाँ पर मिली है, 0 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है। तो कैनोनिकल फॉर्म में भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। और अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन सी मैक्स टर्म थी, तो 3 मैक्स टर्म है, 0 4 और 6, है ना। तो मेरे ख्याल से मैथमेटिकली आइडिया इज मोर और लेस सेम, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन होगा, इससे शायद काफी बातें आप सीख जाओगे। नाउ दिस इज गेट 2015, प्रिसाइजली a 2 मार्क क्वेश्चन। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। 2 मिनट का टाइम लीजिए, जरा एक बार देखिए कुछ बात समझ आती है क्या। दोनों आइडिया होना चाहिए एसओपी पीओएस का, तभी शायद ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाएंगे। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट। देखिए, गेट में क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पहला आइडिया है कि पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन रीड करना है ना। क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझना है कि उसको, उसके अंडरस्टैंडिंग में आप कोई गलती ना करें। उसके बाद सोचना होगा कि उसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। अभी भी आप कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और पहले अपना पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे प्ले करिएगा। तो गिवन अ फंक्शन f, और f क्लियर कट लिखा हुआ है क्या है, इट इज p बार प्लस क्यू आर, वेयर f इज अ फंक्शन ऑन 3 वेरिएबल्स p q r, है ना। और दैट इज ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक बात आपको पहले पता लगी, फंक्शन 3 वेरिएबल का है। कौन कौन से p q r, ऑर्डर जो दिया है वो ही होगा। तो पहले p देन q एंड देन r, और फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है p बार प्लस क्यू आर, है ना। अब पहली बात तो ऑब्वियस है, स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कौन कौन से मिन टर्म्स हैं, कौन कौन से मैक्स टर्म्स हैं, वो पता लगाना है। तो क्या ये फंक्शन फिलहाल कैनोनिकल फॉर्म में है? नहीं। तो मैंने 2 आइडिया आपको बताए हैं, या तो आप इसको पहले कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाओ और एक एक करके सारे मिन टर्म्स निकाल लो, या याद है मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था। तो क्या उस शॉर्टकट से इसको सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। तो क्योंकि फिलहाल ये लिखा हुआ है किसमें, एसओपी के अंदर, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, तो इसने बोला भी होगा, नहीं ये बोला नहीं, आपको खुद समझना था कि फंक्शन एसओपी में लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज पी बार? तो पी बार यानी कि पी की वैल्यू तो क्या हो गई, 0, है ना। और क्यू और आर यहाँ पर नहीं लिखा है, तो जैसा हम करते हैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में लिखूंगा। तो क्यू और आर की जगह 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में ले सकता हूं। तो अब जरा बताएं क्या क्या हो जाएगा। 0 मिलेगा, उसके बाद आपको 1 मिलेगा, उसके बाद आपको 2 मिलेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा 3। तो 0 1 2 और 3, 4 मिनटम्स तो अकेला पी बार आपको दिला रहा है। आगे देख सकते हैं Q और R, तो यहां पर क्या मिसिंग है, पी बार मिसिंग है। तो Q और R की वैल्यू तो आई थिंक फिक्स्ड हो गई है, 1 और 1, मिसिंग है पी बार। उसके 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है ना। अब 0 से आगे चलेंगे तो 0 1 1, तो आई थिंक ये हो जाएगा अगेन 3, एंड 1 1 1 दिस बी 7, है ना। तो अब अगर सबको एक साथ मिला के लिखें तो भाई कौन कौन से मिनटम्स आपको मिली हैं, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 7 मिला। अब एक सेकंड रुक के जरा मैं आपसे एक आइडिया पूछ लेता हूं और याद करके बताएं। मिनटम मिनटम हम कर रहे हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट जैसा हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, मिनटम होता क्या है, या मिनटम क्या बताता है, ट्रुथ टेबल में कौन कौन सी पोजीशंस पर आपको 0 मिला है या 1 मिला है। तो आई थिंक मिनटम बताता है कौन कौन सी पोजीशन पर आपको 1 मिला है ना। अब जैसा हमने बोला था, दोनों बात तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर 1 नहीं है, क्या वहां पर 0 है? जी हाँ। तो अगर आप मेरे को अलाउ करो और मैं सिर्फ इसके बेस पे जरा मैक्स टर्म्स डिफाइन करना चाहूं, तो 0 1 2 3 क्या बचा,
4 बचा, 5 बचा और 6 बचा, है ना। और आप मुझे बताएं क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, सेम बात है? जी हाँ, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, बिकॉज ऊपर वाला स्टेटमेंट बता रहा है कि कौन कौन सी पोजीशंस पर 1 है और नीचे वाला स्टेटमेंट बता रहा है कि कौन कौन सी पोजीशंस पर 0 है। तो फंडामेंटली दोनों बातें बिल्कुल एकदम सेम है ना। तो अब अगर देखिए इस बात को आप फॉलो कर पा रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट था 4 5 6। हाँ 4 5 6 है तो, बट 4 5 6 दोस्तों मैक्सटम नहीं है, मिनटम नहीं है, मैक्सटम है, ये बोल रहा है मिनटम है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। सेकंड 0 1 2 3 7 मिनटम्स, जी हाँ सिग्मा लगाया है, बिल्कुल मान सकता हूँ, वैलिड है। थर्ड वन 2 4 5 एंड 6 मैक्स टर्म्स, यस वैलिड है। एंड दिस इज मैक्स टर्म, सो नो दीज आर नॉट मैक्स टर्म। तो कौन कौन सा सेकंड और थर्ड आर वैलिड, ढूंढ दो यार जरा ऑप्शन में। सेकंड और थर्ड वैलिड कहाँ है? आई थिंक अगेन फर्स्ट में ही है, दिस, यस। तो अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस करें, फॉलो करें तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अदरवाइज दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दैट वन बाय वन, ओके लेट मी डू इट वंस मोर, बिकॉज अभी भी हो सकता है कुछ लोग को कंफ्यूजन हो, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। अगर जल्दी से पुराना अप्रोच आपको याद दिलाऊं तो फंक्शन हमारे पास क्या था, पी बार प्लस क्यू आर। तो आप अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से करना चाहते हैं तो पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाएं। तो कैनोनिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यू विल हैव पी बार और अगेन जो जो वेरिएबल मिसिंग है, तो यू कैन राइट क्यू बार प्लस क्यू एंड अगेन यू कैन राइट आर बार प्लस आर एंड प्लस पी मिसिंग है तो यू कैन राइट पी बार प्लस पी एंड देन यहाँ पर अगेन क्यू और आर एज इट इज लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करिए, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, पी बार एंड देन अलोंग विद क्यू बार आर बार प्लस पी बार एंड देन अलोंग विद क्यू बार आर and then further p bar along with q r bar p bar q r और अगेन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विल गेट p bar q r एंड देन p q r, है ना। और जरा पूछ लीजिए कौन कौन से हैं, सो दिस इज अगेन लेट मी राइट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 now 0 1 1 1 1 1, so this will be 0, this will be 1, this is 2, this is 3, this is again 3 and this is 7। तो अगेन आप कंक्लूड करेंगे तो सिग्मा कौन कौन से मिनटम आपको मिल रहे हैं, आपको मिल रहा है 0 1 2 3 एंड 7। एक बार देखिए इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, है ना। तो बिल्कुल फंडामेंटल डायरेक्ट आइडिया है, ध्यान से देखेंगे तो फॉलो कर पाएंगे। सो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स काफी जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो हमने डिस्कस किया और दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे, है ना, कि व्हाट इज एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और व्हाट इज मिनटर्म, व्हाट इज मैक्स टर्म्स, व्हाट इज एसओपी, व्हाट इज पीओएस। करने के लिए तो भी बहुत कुछ है, बहुत सारे क्वेश्चंस और अगेन बहुत सारे आइडियाज हैं जो अभी मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज लाइक लिमिटेशन है, टाइम की स्पेशल क्लास है। तो लाइक हाउ मेनी टोटल नंबर वेरिएबल पॉसिबल फंक्शंस, इस पे क्वेश्चन पूछ जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या आर्ट है, डुअलिटी क्या होता है, उसका सेल्फ डुअल फंक्शंस ऑर्थोगोनल है, तो बहुत सारा आइडिया है। तो मे बी आने वाले वीडियोस के अंदर इसकी एक बार बात करेंगे। एक बार जल्दी से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ प्लस कोर्स के बारे में। तो ये जैसा आप जानते हैं अनअकैडमी के ऊपर हम प्लस कोर्स